खबरें तफसील से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पीएम मोदी ने 17,500 करोड़ के स्कीमों का इफ्तिताह किया और कहा कि उत्तराखंड को तरक्की की नई राह पर गामजद करना है। मरकजी हुकूमत मुल्क की दीगर रियासतों की तरह उत्तराखंड की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। पीएम ने कहा कि हल्द्वानी की तरक्की के लिए 2,000 करोड़ रुपए की स्कीम लाएंगे। उन्होंने अपोजिशन पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने की दुकान खोल रखी है, लेकिन बर्बादी फैलाने वालों का कच्चा छिट्टा खुल चुका है। आज यहां 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स कुमाऊं के सभी साथियों को बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले हैं। और मैं आपको एक और खुशखबरी आज देना चाहता हूं। हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया हूं। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। गांधी जी के बारे में काबिल एतराज और नाशाइस्ता तबसरा करने वाले कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कालीचरण महाराज को पुलिस ने खजूरा के एक होटल से गिरफ्तार किया। गुज़श्ता इतवार को धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने गांधी जी के खिलाफ इंतहाई नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ रायपुर के टिकरापारा थाने में मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। धर्म संसद में काफी हंगामा भी हुआ था। दूसरी जानिब कालीचरण की गिरफ्तारी पर बीजेपी और कांग्रेस में ठनी हुई है। बीजेपी लीडर निरोत्तम मिश्रा ने कालीचरण की गिरफ्तारी पर ऐतराज जताते हुए कहा कि कालीचरण महाराज को नोटिस देकर बुलाया जा सकता था, उन्हें गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं। जबकि छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने कहा कि निरोत्तम मिश्रा पहले ये बताए कि वो किस तरफ है, नाथोराम गॉडसे की तरफ से है या महात्मा गांधी जी की तरफ से। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। उसको तो नरोत्तम मिश्रा जी बताना चाहिए कि महात्मा गांधी गाली देने वाले से की गिरफ्तारी से वो प्रसन्न है क्या अप्रसन्न है। कालीचरण की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के वजीर कुवासी लखीमा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो बाबाए कौम पर उंगली उठाएगा उसकी उंगली काट दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोई भी आदमी अगर
इस देश के दुनिया के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अगर उंगली उठेगा उसका उंगली काटेंगे और उसको कोई भी बोलेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये कोई ना कोई षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को भी हमको पता करना पड़ेगा और कौन इस आदमी से उस्काने का काम और बोलने का काम किया है उसको भी हमारा सरकार हमारा कानून पता करेगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने धर्म संसद में मुतनाज़ा बयानबाजी करने वाले कालीचरण को सनकी बताया और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स कानून से ऊपर नहीं है। जब भी मुल्क की आन बान शान में तरक्की की रफ्तार तेज होती है, इस तरह के सनकी लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भी इस तरह की दिक्कत क्या हुई है कि जब भी देश की आन बान शान बढ़ती है, देश का सम्मान बढ़ता है, तो कुछ इस तरह के सनकी लोग होते हैं जिनका इस तरह की खुराफात भी बढ़ती है और उसके लिए जो भी इस तरह के हैं उनकी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए और होती है। लेकिन सर जो है भैया देखो, इसमें जो कानून है अपना काम करेगा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। लखनऊ में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात शफाफ तरीके से कराने की बात कही। इलेक्शन कमीशन के यूपी दौरे के आखिरी दिन कई सियासी पार्टियों से मुलाकात हुई, साथ ही यूपी के तमाम डीएम्स के साथ मुलाकात हुई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तमाम पार्टियां इंतखाबात चाहती हैं, इसलिए कमीशन शफाफ चुनाव के लिए पाबंद है और वक्त पर इंतखाब होगा। ये आप सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश में राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। राज्य में 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, जिसमें कि 317 जनरल, 84 एससी तथा 2 एसटी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हैं, इनके लिए चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त और कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का यह प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। राज्य में पहुंचने के बाद सर्वप्रथम हम सभी लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की और इसके अंतर्गत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने आकर आयोग से मुलाकात की और अपने विचारों, समस्याओं और सुझावों से अवगत कराया। आयोग ने उनके द्वारा बताए गए बिंदुओं का संज्ञान लिया और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से भी बताना चाहूँगा बाद में। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के साथ बैठक के पश्चात सर्वप्रथम सारे ही जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, सभी एसपीज, डीआईजीज, पुलिस कमिश्नर्स जो 73 जिले के हैं यहाँ पर, सभी के साथ मीटिंग की और उनको आयोग के बारे में, आयोग के मोटो के बारे में समझाया गया और उनसे उनके जिले के बारे में तथा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछा गया और विस्तृत जानकारी ली गई। उनको इस बात से पूरी तरह अवगत कराया गया है कि मतदाता जागरूकता, महिलाओं, दिव्यांग, वरिष्ठ मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कोविड सेफ्टी व्यवस्था तथा जितनी भी अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको इसके बारे में पूर्णतः अवगत कराया गया और उनको इसके बारे में उनसे संज्ञान भी लिया गया। इसके उपरांत आयोग ने विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ मीटिंग की, जिसमें कि आयकर विभाग है, जीएसटी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक्साइज डिपार्टमेंट, एनसीबी, बैंक्स, नोडल ऑफिसर्स, इन सभी के साथ विस्तृत चर्चा की, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि ये पूरा इलेक्शन इंड्यूसमेंट फ्री और प्रलोभन फ्री हो। इसके लिए उनकी बहुत ही एक मीटिंग ली गई जिसमें उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह का भी प्रलोभन और किसी तरह का भी एक्साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मादक पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री वीज डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरह से भी ना हो पाए। मॉनेस्ट्री मॉन्क्स और WWF इंडिया के साथ मिलकर बेहद ऊंचाई पर वाक़ भग्गा जंग वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को बचाने में लगे हुए हैं। इसमें 20 हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स बहती है। मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, पानी, पानी।
हमको बचानी है ये जिंदगानी। We had a program Saving Wetlands Sky High, so which was getting implemented across Himalayan countries and in India the 5 Himalayan states. This is one of the wetland complex where we have around 20 lakes, out of which 12 are highly sacred for the Buddhist communities. And this particular complex is under the ownership of Tawang Monastery. So that also is an important summer grazing ground for yak, which is an important traditional livelihood means for the local community. So as that area is culturally and religiously very important, but at the same time it has got exposed to certain new threats, because now the alternate road to Tawang, which will be going just by the side of that water body. So the access to that area has improved, and because of which number of pilgrims started visiting has increased a lot. But there is so what we have found that now once number of people visiting that area has increased, the pressure on particularly the rhododendrons which are found in the catchment area of the water bodies has increased, because these are the woods they cut for firewood when they stay there for the night. We told them that, look, you want to keep this water body intact because it's a sacred, but if this catchment area is not secure, your water body will die because of the siltation. So this is how we try to tell them that what are the pressure they need to look at and how they should communicate to the pilgrimage, because if we tell them they will not follow it, but if Tawang Monastery Lama tell that these are not allowed, then obviously everybody will follow it. स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। वक्त हुआ चोर से वक्फे का, बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हिमायत में गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने रेजिडेंट डॉक्टरों की तायद में अलामती हड़ताल का ऐलान किया। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि अगर नीट काउंसलिंग का मसला हल नहीं हुआ तो वो भी हड़ताल पर जाएंगे। इस मामले में हमारी नुमाइंदा प्रीति ने डॉक्टरों के साथ बातचीत की, आइए सुनते हैं। पिछले 1 महीने से लगभग सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और ये वही डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर कुछ दिन पहले तक फूल बरसाए जा रहे थे, लेकिन आज ये डॉक्टर्स हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं। नीट काउंसलिंग को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इस समय हम खड़े हैं गंगाराम अस्पताल में, जहां पर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने जो फोर्डा के डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल पर हैं उनका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से नीट काउंसलिंग में देरी हो रही है उसको लेकर हम उन डॉक्टर्स का सपोर्ट करते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मुलाकात की गई थी, लेकिन मुलाकात कई बार की जैसे इस बार भी बेनतीजा निकली, कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है और ये डॉक्टर्स की जो कमी है उसको लेकर भी यहाँ पर हड़ताल चल रही है। गंगाराम मैं पहुंची हूँ, गंगाराम के डॉक्टर से बात करती हूँ, उनसे जानती हूँ कि उनकी क्या मांगे हैं। ये बताइए आप लोगों की क्या मांगे हैं, आज आप लोग प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? मैम हमारी मांगे बस इंडियन गवर्नमेंट से यही है कि नीट पीजी काउंसलिंग जो कि एग्ज़ाम 2021 में हुआ है, ऑब्वियसली काउंसलिंग भी 2021 में ही होना चाहिए था, ताकि 45,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स जिनका फ्यूचर अभी स्टेक पे है, जो अभी घर पे बैठे हैं और विलिंगली अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में लेकर आया जाए, काउंसलिंग प्रोसीड किया जाए, फास्ट ट्रैक किया जाए और वो अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम करें। स्वास्थ्य मंत्री ने मुलाकात तो की थी फोर्डा के डॉक्टर से, लेकिन हल नहीं निकला। तो आपको लगता है कि आपको स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन का इंतजार और करना चाहिए? इंतज़ार तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं और ये पहली मुलाकात नहीं है, ये बहुत टाइम हम मीटिंग्स कर चुके हैं, बट हर टाइम हमें सिर्फ फॉल्स होप्स, झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। इसलिए अब हम स्ट्राइक भी कंटिन्यू ही रख रहे हैं, क्योंकि जब तक ये हल नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं, इलाज नहीं मिल रहा है, ओपीडी सेवाएं बंद हैं, इमरजेंसी सेवाएं बंद हैं। उसको कहाँ तक सही ठहराते हैं आप? क्योंकि अगर आप लोगों की लड़ाई प्रशासन के साथ है तो जनता उसका खामियाजा क्यों भुगतेगी? मैम इस बारे मेरा ये कहना है कि हमने बहुत टाइम से हमने पहले लेटर्स भेजे हैं, हमने फोर्डा की तरफ से, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से पहले लेटर भेजे हैं। इट वाजंट एक दिन में ये स्टेप नहीं लिया गया है, हमने इतने महीनों से उन्हें लेटर भेज के अपनी पहले मांगे रखी की। हमारी मांगे सिर्फ इतनी है कि जो काउंसलिंग पेंडिंग है वो काउंसलिंग शुरू करवाई जाए।
ये डॉक्टर्स हैं जिनका साफ कहना है कि हम लोग जो रेजिडेंस डॉक्टर जो हड़ताल कर रहे हैं वो हम मजबूरी में कर रहे हैं। सरकार को हमारी बातों को सुनना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए, और जब तक हमारा हल नहीं निकलेगा तब तक ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। मारूफ तरक्की पसंद अदीब प्रोफेसर अली अहमद फातिमी को कौमी मोक्ष अवार्ड से नवाजने का ऐलान किया गया है। आगरा की अदबी अंजुमन बज़म मेक्श की तरफ से ये ऐलान किया गया है। 5 फरवरी 2022 को ये अवार्ड दिया जाएगा। प्रोफेसर अली अहमद फातिमी को मजमूए अदबी और इल्मी खिदमात के एतराफ़ में ये अवार्ड दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि मशहूर शायर मेक्श अकबर आबादी की याद में ये अवार्ड दिया जाता है। इससे कबल मशहूर अदीब गोपी चंद नारनग और शमसुल रहमान फारूकी को भी इस अवार्ड से नवाजा गया था। इलाहाबाद उर्दू घर के सेक्रेटरी हुसैन जिलानी ने कौमी मेक्श अवार्ड के लिए अली अहमद फातिमी नाम के ऐलान पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। मुल्क में कोरोना की रफ्तार में बेहद इजाफा दर्ज किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13,000 से ज़ायद केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि ओमिक्रॉन के केसेस 961 केसेस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 263 केसेस, जबकि महाराष्ट्र में 252 केसेस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में चल रहा हुनर हाट खत्म के लिए आज मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐलान किया है। कल दोपहर में हुनर हाट का इख्तिताम हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। हालांकि 5 जनवरी तक ये हुनर हाट चलना था। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट के बैनर तले दर्जनों फनकारों ने शिरकत की। और इसी प्रिकॉशन को ध्यान में रख करके, इसी संयम और सावधानी को हम प्राथमिकता देते हुए हुनर हाट का ये कार्यक्रम जो 5 जनवरी तक चलने वाला था, वो कल दोपहर यानी कल आफ्टरनून से इसको हम अभी विराम देने वाले हैं यहाँ पर। और क्योंकि लोगों की संख्या आ रही है, लोगों का बहुत उत्साह है इसको लेकर के, हुनर हाट एक बहुत ही परफेक्ट और प्रभावी प्लेटफॉर्म और ब्रांड है। इसलिए इन सर्कमस्टांसेस में लोगों की सेहत और सलामती की भी हमारी, और संयम और सावधानी की भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस दृष्टि से कल आफ्टरनून से जो हमारा 35वां हुनर हाट है दिल्ली का, उसको हम आफ्टरनून से विराम देने वाले हैं। मुल्क में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों में हालिया दिनों में तेजी देखी जा रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल समेत दीगर रियासतों में कोरोना के मामलों में इजाफा तशवीश का बाइस है। महाराष्ट्र में कोरोना के तकरीबन 4,000 मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि ओमिक्रॉन के 185 मामले सामने आए हैं। जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक महाराष्ट्र में 20 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। दिल्ली में भी कोरोना मुतासरीन की दायरा वसी हो रही है। दिल्ली में कोरोना के 923 मामले रोशनी में आए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों में भी हालिया दिनों का इजाफा देखा जा रहा है। गुजरात में एक दिन में कोरोना के तकरीबन 550 केस सामने आए हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन के मजमूई मामले 900 से तजावुज कर गए हैं। 21 रियासतों में ओमिक्रॉन का असर देखा जा रहा है। कोरोना और इसके नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों के फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमत एहतियाती तदाबीरें कर रही है। इसी कड़ी में मणिपुर नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया गया है। इधर महाराष्ट्र हुकूमत ने UAE से आने वालों के लिए 7 दिनों के क्वारंटीन को लाजिम करार दिया गया है। महाराष्ट्र में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। दिल्ली वजीर सेहत सत्येंद्र जैन का बयान, दिल्ली में ग्रैब के तहत पाबंदी खत्म, DDMA की मीटिंग में लिया जाएगा ये फैसला। कुछ दिनों में काफी तेजी से बढ़े हैं। इसमें ओमिक्रॉन के भी काफी केसेस आ रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग जो कराई गई, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 46% जो केसेस हैं वो ओमिक्रॉन के आए हैं। तो उसके अंदर ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग भी हैं और जो ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल नहीं जिनकी, वो लोग भी हैं। इसका मतलब दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन है। अब हॉस्पिटल में जो पेशेंट हैं वो लगभग 200 पेशेंट हॉस्पिटल में, जिसमें से 115 वो लोग हैं जो एयरपोर्ट से आए हुए हैं, और 200 में से 102 दिल्ली के हैं और 98 दिल्ली से बाहर के हैं। मतलब ये भी क्लियर होना चाहिए कि दिल्ली के सिर्फ 102 पेशेंट जो
देखिए, कल डीडीएमए की मीटिंग हुई थी, बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ। क्योंकि एडमिशंस बहुत कम है अभी तक, एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है, एक्सपीरियंस भी ये कह रहा है, जिन देशों में ओमिक्रॉन आया है वहाँ का एक्सपीरियंस भी कह रहा है कि ये बहुत ही माइल्ड है एज कम्पेयर टू जो पुराना वेरिएंट थे, डेल्टा था या जो भी थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन थी, डेथ भी बहुत ज़्यादा थी। जैसे कल 923 केस आए पर डेथ एक भी नहीं थी। हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ 200 लोग हैं, 200 में से 115 सिर्फ वो लोग हैं जिनको एहतियात के तौर पर रखा गया है, मतलब कोई सिम्टम नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिल्ली के तो सिर्फ 102 पेशेंट है, जिसमें से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी हैं, तो मतलब बहुत ही कम एडमिशन है। पहले जब ये स्टेज होती थी तो बहुत बड़ी संख्या में लोग एडमिट हुए। स्टेज 1 लागू कर दिया गया है। देश के अंदर सिर्फ दिल्ली है जिसने सारे मेजर्स लिए हैं। देखो, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, जिम बंद है, स्पा बंद है, काफ़ी सारी चीज़ें तो फुल्ली बंद हैं। दुकानें अल्टरनेट हैं, मॉल्स में अल्टरनेट खुलेगा, मेट्रो के अंदर सिटिंग का 50% है, स्टैंडिंग। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि सेंचुरियन टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 113 रनों से दी शिकस्त। सेंचुरियन टेस्ट के ताल्लुक से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं कि टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल कर ली है। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 113 रनों से शिकस्त दी है। सेंचुरियन टेस्ट के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि टीम इंडिया की शानदार जीत हासिल हुई है। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 113 रनों से शिकस्त दी है।